वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीब्यूटर टू आर एच रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका मीनिंग हुआ कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी ज़्यादा होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनाने में कम कंट्रीब्यूट करेगा, और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी कम होगा वो हाइब्रिड को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा एक नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका 4 सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को डीलोकेलाइज कराएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन वी गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक CH2 CH CH एंड CH2। ये सेकेंड थर्ड कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। फर्स्ट कार्बन एटम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्थ कार्बन एटम विल एक्वायर निगेटिव चार्ज। इसका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम कंसीडर करें 1 और 2, तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन है, इसलिए इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। और एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड को बनाने के लिए कम कंट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, जहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 है और इसका एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होने के कारण ये हाइब्रिड को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस should be co-planar। इसका मीनिंग हुआ कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने जा रहा है, पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उसको एक प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यही एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें ब्यूटा 1,3 डाइन का, तो इसमें हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसका p ऑर्बिटल इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये p ऑर्बिटल का पोजीशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन पे ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या बेनिफिट मिलता है मॉलिक्यूल में? जब कोप्लेनर होगा, जब सारा का सारा एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, तो ऑल p ऑर्बिटल्स विल बी पैरेलल विथ ईच अदर, और वो पैरेलल p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है सिग्मा बॉन्ड के प्लेन पे या फिर मॉलिक्यूलर प्लेन पे। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकेलाइजेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, और जो वहाँ पे ओवरलैप होगा वो इफेक्टिव कहलाएगा। इफेक्टिव ओवरलैप का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कोप्लेनरिटी रेजोनेंस में किस तरह हेल्प करेगा? तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन से ज़्यादा होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा और ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलेगा उस मॉलिक्यूल में कि इफेक्टिव ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और ओवरऑल मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ 2p ओवरलैप is more stable than 2p 3p 2p 4p और
3p 4p ओवरलैप। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हम ले लें F, और दूसरा मॉलिक्यूल हम लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल होगा क्योंकि फ्लोरीन एटम पे 3 लोन पेयर है और ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, डीलोकेलाइजेशन होगा। जब पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेटेड हो तो वहाँ पे डीलोकेलाइजेशन स्टार्ट होगा लोन पेयर से, और ये लोन पेयर डोनेट करके कार्बन फ्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन पे। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो CH2 CH F। अब फ्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ रहा है इसलिए कार्बन पे माइनस चार्ज, और फ्लोरीन एटम अपना लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 कंसीडर करें, फिर से हम सेकेंड मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्लोरीन पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है और ये पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन में है इसलिए डीलोकेलाइजेशन होगा, और डीलोकेलाइजेशन का डायरेक्शन होगा फ्रॉम लोन पेयर। तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ये पाई बॉन्ड कार्बन एटम पे आकर के माइनस चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2 CH Cl, कार्बन क्लोरीन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए इस पे हो जाएगा माइनस चार्ज। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है कि ये पूरे रेजोनेंस में कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया है। तो अगर हम फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कार्बन का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन का 2p ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2, यहाँ भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2। तो ये 2p ओवरलैप का मीनिंग हुआ कि ये इफेक्टिव ओवरलैप होगा क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी इक्वल है। तो जब दो ऑर्बिटल का एनर्जी और साइज इक्वल हो तो वहां पे इफेक्टिव ओवरलैप होकर के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे 2p और 3p, मतलब ये सेकेंड सेल का p ऑर्बिटल, थर्ड सेल का p ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि दोनों 2p और 3p में साइज का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो फ्लोरीन है और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्लोरीन है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अगर बन जाए तो स्टेबिलिटी कम होता है। तो इसमें दो अपोजिंग फैक्टर है, एक फैक्टर है जो 2p ओवरलैप को फेवर कर रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए, और दूसरा फैक्टर है जो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो स्टेबिलिटी बढ़ सकता था इसको कम करना चाह रहा है, वो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई हम स्टेबिलिटी का फैक्टर पढ़ रहे हैं और दो तरह का प्रोसेस आ जाए, एक प्रोसेस उस स्टेबिलिटी को फेवर करे और दूसरा प्रोसेस स्टेबिलिटी को डिक्रीज करना चाहे, तो हम लोग उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज के फॉर्मेशन से, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज हो जाने के बाद एनर्जी कंटेंट कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। चूंकि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप है इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते समय ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा वो रिलीज्ड एनर्जी इस सिस्टम के एनर्जी को बहुत कम कर दिया और स्टेबिलिटी बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट नहीं होगा। तो डोमिनेंट कौन सा फैक्टर है? 2p ओवरलैप, और ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाने के कारण इसमें
सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी से ज़्यादा कर रहा है। तो ये सारा हमारा रेजोनेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स था, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख करके हम नीट या जी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग इस रेजोनेंस के अलग अलग प्रोसेस को, अलग अलग कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। थैंक यू।